पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जिससे सत्य हिंदी पर आपको विविधता मिलती रहे और उसमें लगातार हम उत्तरोत्तर विकास करते जा रहे हैं। हमारे एक सहयोगी आलोक जोशी अब आपको अर्थ जगत की तमाम खबरें और तमाम विश्लेषण और तमाम विशेषज्ञों से बातचीत प्रस्तुत करते रहते हैं, जिससे हमारा जो बास्केट था वो और रिच हुआ है। और आपके सहयोग के बिना ये सब कहाँ हो सकता था। इधर आपके सहयोग ने हमें हौसला दिया है कि हम इसे और बेहतर करें और नई चीज़ें जोड़ें और बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने हमारी खबरों पर अपनी टिप्पणियों में कहा करते थे उन सब का समावेश करें। तो एक बार फिर इस अनुरोध के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि आप हमारे उस अनुरोध का ख्याल रखिएगा जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और जो लिंक में सन्नद्ध है। फेसबुक पर नीचे की ओर है और यूट्यूब पर ऊपर की ओर। खैर, तो आज से हम एक नए कार्यक्रम से आपको जोड़ने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम औसतन तो साप्ताहिक रहेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे सप्ताह में उससे अतिरिक्त भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये मामला है अपने आस पड़ोस के बारे में। इस कार्यक्रम का शीर्षक होगा पड़ोस। तो पड़ोस आज से आपकी सेवा में। पड़ोस में हम अपने जो आस पड़ोस के देश हैं, बहुत सारे जो हमारे से ज़मीन से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे जो हमारे से समुद्र से जुड़े हुए हैं। तो ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इनके बारे में, इनके यहाँ होने वाली हलचलों के बारे में, इनके यहाँ होने वाली घटनाओं के बारे में, राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, साहित्य, अर्थशास्त्र, वो सारी चीज़ें जो आप भारत के बारे में सत्य हिंदी पर पाते रहते हैं, उन सब चीज़ों पर आपके सामने प्रस्तुत हुआ करेंगे। और हमारे यहाँ आप जानते हैं कि बहुत सारे जो इस तरह के संगठन बने, जैसे एक सार्क संगठन था जो आजकल डिफंक्ट सा है, और फिर उसके बाद बिम्स्टेक बना। तो ये सब प्रयास होते रहे हैं कि हम पड़ोस को सन्नद्ध करें एक आर्थिक इकाई में और सामाजिक तौर पर भी एक दूसरे से व्यापार, मेलजोल, ये सब बढ़े। ये प्रयास सरकारों के स्तर पर भी होते ही रहते हैं। हमारी विदेश नीति का ये अंग है। ये और बात है कि अभी हमें उनमें से कोई ऐसी उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है, बल्कि इधर कुछ नुकसान होने की खबरें हैं। जैसे नेपाल में इधर एक नई समस्या हमारे साथ पैदा हो रही है, हो चुकी है कहा जाए तो, चूँकि उन्होंने अपने सदन में एक नया नक्शा पास कर लिया है जिसमें कुछ इलाकों को अब विवाद की श्रेणी में ला दिया है, जो जिस पे भारत काबिज है और वो उसे अपना बता रहा है। तो ये एक परिस्थिति है और ऐसी परिस्थितियाँ और इस तरह की चीज़ें तो आती ही रहती हैं, उन पर हम खबर करते ही रहते हैं। लेकिन अब हम एक तरह से हर हफ्ते कुछ न कुछ प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर हुआ करेंगे। तो आज सबसे पहले, सबसे प्रमुख, सबसे चर्चित और हमारे देश में जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो पाकिस्तान से है। और हालांकि हम और सब जगहों से भी लाएंगे, लेकिन अब सबसे पहले और सबसे ज़्यादा उन्हीं की चर्चा होती है। तो पाकिस्तान से आप एक विश्लेषण अभी देखेंगे खबर का। हमारे लिए आज ये काम कर रहे हैं विभूति नारायण राय साहब। विभूति नारायण राय साहब को आप जानते ही हैं, हमारे लिए बहुत सारे कार्यक्रमों में आते रहे हैं विश्लेषणकर्ता के तौर पर। रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय में कुलपति रहे और बहुत बड़े दानिश्वर हैं, बहुत सारी चीज़ों पर लिखते पढ़ते हैं। तो ये जो पहली स्टोरी आज वो विश्लेषित कर रहे हैं वो पाकिस्तान में हुए एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के मामले के बारे में है, जिसमें एक आप कह सकते हैं शुगर माफिया, एक टर्म आप ले सकते हैं, चीनी के माफिया का एक रोल है। एक जहांगीर तरीन साहब हैं जो हमारे इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके बहुत क्लोज थे। तो वो कथा आप उनसे, राय साहब के मुंह से सुनिए। उन्होंने उसके बारे में काफ़ी चीज़ें जुटाई हैं आपके लिए। तो पहले तो आप इस कथा को सुनिए। देखिए, अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में, जो एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं कि जिसने भूचाल ला दिया पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में। हम सबको याद है कि इमरान खान जब आए थे तो उनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था वो भ्रष्टाचार का विरोध था, और इसी प्लान पर वो जीत के आए थे। बल्कि बहुत दिनों तक, अब तो 2 साल से ज़्यादा हो रहा सरकार को, बहुत दिनों तक वो अपने भाषण में उनके विरोधी आरोप भी लगाते थे कि साहब अभी तक वो कंटेनर वाला भाषण करते, यानी कंटेनर पर खड़े होकर जैसे विरोधी दल के नेता के तौर पे करते थे वैसे ही करते। अभी भी अपने विरोधियों को डकैत, चोर, बदमाश ये सारा संबोधन करते हैं उनके लिए, और लगातार अपना ये रिजॉल्व
जाहिर करते रहते हैं कि वो किसी अपराधी को, ख़ास तौर से जो आर्थिक अपराधी है, जो भ्रष्टाचार का दोषी है, उसको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये जो जिस घटना का मैं उल्लेख कर रहा हूँ और जिससे पाकिस्तान की पूरी राजनीति में भूचाल आ गया है, वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो भ्रष्टाचार का मसला सामने आया, ये इमरान खां के सत्ता में आने के बाद शुरू हुआ। सत्ता के दौरान ही पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हुआ और इमरान खां के बहुत करीबी लोग इसमें शरीक रहे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री इमरान के कैबिनेट के भी कुछ सदस्य इसमें मुलव्विज़ हैं और उनका जो सबसे करीबी मुख्यमंत्री है पंजाब का, उस्मान बुज़दार, उसका भी हाथ इसमें साबित हो गया। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह हुई, अगर आपको याद हो, कि इमरान खां के राजनीतिक कैरियर में जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी निर्णायक लड़ाई शुरू की, तो जहांगीर तरीन नाम का एक आदमी उनका बहुत करीबी था और विरोधी तो जहांगीर तरीन को पीटीआई का, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एटीएम तक कहते। इमरान खां की जो दूसरी बीवी थी रेहम, वो जब अलग हुई तो उन्होंने बड़े विस्फोटक किस्म के इंटरव्यू दिए थे, उसमें भी जहांगीर तरीन का जिक्र आता है और किस तरह से उनका पूरा किचन जहांगीर तरीन चलाता था। इसके जहाज़ से वो पूरी दुनिया घूमते थे। वो न सिर्फ पाकिस्तान की यात्राएं करते थे बल्कि सऊदी अरब में वो अगर उनको उम्रा करने जाना है तब भी उसी के जहाज़ का इस्तेमाल करते थे। तो जहांगीर तरीन एक तरह से बहुत, जिसे आप कह सकते हैं कि उनके नाक का बाल है, उनका दाहिना हाथ था। और कुछ ऐसा उसके लिए दुर्भाग्य हुआ जहांगीर तरीन के लिए कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इमरान खां का रास्ता साफ करने के लिए, ये सबको पता है कि फ़ौज और न्यायपालिका दोनों मिल गए थे और इमरान को लाने के लिए उन्होंने नवाज शरीफ जो उस समय प्रधानमंत्री थे, सबसे पहले उन्हें नाअहल यानी अयोग्य घोषित किया। पाकिस्तानी संविधान में एक प्रोविज़न है कि कुछ खास कारणों से किसी व्यक्ति को नाअहल घोषित किया जा सकता है। तो उन्होंने जो तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनको नाअहल घोषित किया। लेकिन उसी जजमेंट में ये एक बड़ा, जिसे कह सकते हैं कि आयरनी ऑफ फेट था, कि उसी जजमेंट में इन्हें भी, जो इनके सबसे करीबी जहांगीर तरीन थे इमरान खां के, उन्हें भी नाअहल घोषित कर दिया। तो इमरान खां एक तरह से किसी ऑफिशियल पोजीशन लेने की दौड़ से बाहर हो गए। चुनाव हुआ, पीटीआई सरकार में आई, इमरान खां प्रधानमंत्री बने और बावजूद इसके कि जहांगीर तरीन अब कोई संवैधानिक पद नहीं ले सकते थे, वो एक तरह से डिफैक्टो प्रधानमंत्री कहे जाते थे। यहाँ तक कि कैबिनेट की मीटिंगों में बैठते थे, जिसमें जो पीटीआई में उनका मुखालिफ धड़ा था, जिसका नेतृत्व जो आज विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो कर रहे थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से आपत्ति भी की कि ये किसी ऑफिशियल पोजीशन पर नहीं है, किस हैसियत से कैबिनेट की मीटिंगों में बैठते हैं। वो सरकार के बिहाफ पर सरकार की तरफ से बाहर प्रेस को ब्रीफिंग करते थे, बहुत सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं उनके द्वारा की गई। तो इस तरह से जहांगीर तरीन बहुत करीब आ गए थे। और लेकिन अब दुर्भाग्य जहांगीर तरीन का ये भी था कि वो करीब आने के बाद वो ये भूल गए कि उनके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं और वो बहुत वल्नरेबल हैं, उन्हें बहुत सावधान होकर चलना पड़ेगा। उन्होंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की जिससे पीटीआई में भी एक उनके खिलाफ एक मजबूत धड़ा बन गया। लेकिन अब ये होता है, जब आप सत्ता के मध्य में होते हैं तो कई बार आप भूल जाते हैं। इन्हीं जहांगीर तरीन, ये शुगर माफिया हैं, जहांगीर तरीन की बहुत सारी शुगर मिले हैं, इनको मदद करने के लिए। और जाहिर है कि आप किसी एक को सिंगल आउट नहीं कर सकते थे, और दूसरे जो शुगर लॉबी के लोग थे, इन सब की मदद करने के लिए एक योजना बनाई गई, जिसमें ये कहा गया कि साहब एक्सपोर्ट पर सब्सिडी दी जाएगी। और इन्होंने एक योजना दी कि अफ़गानिस्तान को शुगर, चीनी एक्सपोर्ट करेंगे। इन्हें सब्सिडी की घोषणा हो गई। 29 अरब रुपए मरकज़ी यानी जो केंद्रीय सरकार है पाकिस्तान की, और पाकिस्तानी पंजाब की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इन दोनों ने मिलकर 29 अरब रुपए शुगर लॉबी को सब्सिडी दी। और इसमें खेल बड़ा सीधा था कि पाकिस्तान से भरे गए ट्रक चीनी के और उन्हें अफ़गानिस्तान की तरफ ले जाया गया। बिना अफ़गानिस्तान में चीनी उतारे उन्हें वापस पाकिस्तान ले आया गया और पाकिस्तान के बाज़ार में बेचा गया। तो केवल कागज़ पे एक्सपोर्ट हुआ, कागज़ के एक्सपोर्ट के आधार पर इनको सारी सब्सिडी मिली।
और वो चीनी पाकिस्तान में ही बिकी और पाकिस्तान में उसे बेचने के लिए उसको लगभग डेढ़े, जो चीनी की कीमतें थी लगभग डेढ़ी कर दी गई। ये कहा गया कि साहब चूँकि चीनी बहुत एक्सपोर्ट हो गई है और चीनी का प्रोडक्शन कम हुआ है, लिहाजा शॉर्टेज हो गई, लिहाजा उसकी कीमतें बढ़ा दी जाए। तो इस तरह से दोहरी मार पाकिस्तानी जनता पे पड़ी। एक तो एक्सचेकर से बहुत सारा पैसा इनको दिया गया सब्सिडी के तौर पे, और दूसरे ये कि जनता में त्राही त्राही मची। ये कहा गया कि साहब ये शुगर लॉबी जो है वो पाकिस्तानी जनता को लूट रही है, पाकिस्तानी जनता की ज़िंदगी अजीर्ण कर रही है। तो ये सब जब बहुत शोर शराबा हुआ, और इस बीच में जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया कि जहांगीर तरीन ये भूल गए कि जब वो सत्ता के बहुत करीब जाएंगे तो वो अपने दुश्मन भी पैदा करेंगे। तो उनके दुश्मनों ने भी प्रधानमंत्री इमरान खान के कान भरने शुरू किए और ये बताया कि साहब देखिए ये अपने प्राइवेट जो महफिलें होती हैं उसमें दावा करते हैं कि जो कुछ चाहे वो करा सकते हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में एक पुरानी परंपरा भी है कि आईएसआई और दूसरी एजेंसियां पाकिस्तानी राजनेताओं के भी फ़ोन टेप करती हैं। तो लिहाजा ऐसा माना जाता और कहा जाता है कि कुछ इनके इस तरह के टेप भी इमरान खान तक पहुँचे। लिहाजा इमरान खान के लिए काफ़ी एक जिसे आप कह सकते हैं कि साफ छछूंदर वाली स्थिति हो गई थी। वो ईमानदारी के एक प्लैंक पर आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए सत्ता में आए थे। अब उनके इर्द गिर्द लोगों का ये भ्रष्टाचार जाहिर है कि उनकी पूरी छवि खराब कर रहा था। तो उन्होंने 2-3 महीने पहले एक एसआईटी बनाई। उस एसआईटी को इसके जांच का जिम्मा दिया गया। जब ये बनी तभी बहुत हंगामा हुआ। जहांगीर तरीन ने भी काफ़ी हाथ पैर मारे। जहांगीर तरीन चूँकि पैसे वाले थे और सारा दंदफंद उन्हीं के जरिए होता था। जब सत्ता में इमरान नहीं आए थे, सारी सौदेबाजियाँ और विरोधी नेताओं को ख़रीदना, और जो एक शब्द इमरान इस्तेमाल करते थे इलेक्टेबल, यानी जो जीत सकता है उसको पीटीआई में लाओ और उसको टिकट दो। तो बहुत सारे इलेक्टेबल जहांगीर तरीन लेके आए थे। तो लिहाजा उन सब लोगों ने छद्म रूप से सामने आकर के ये प्रच्छन्न तरीके से ये धमकियाँ देनी शुरू की कि सरकार गिर जाएगी। और ये इमरान खान के लिए निश्चित रूप से इसलिए भी चुनौती भरा था कि उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री इसमें इन्वॉल्व हो गए। उनका अपना जो सबसे करीबी पंजाब का मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार वो इसमें इन्वॉल्व हो गया है। तो वो क्या करेंगे? बहरहाल वो एक ऐसे डिलेमा में है जिससे दिक्कत अच्छा, चौधरी ब्रदर्स पंजाब की राजनीति में बहुत ताकतवर हैं। चौधरी ब्रदर्स भी शुगर माफिया। मज़ेदार बात इसमें ये है कि इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं। इसमें पीपीपी के जो बड़े नेता हैं जिसमें आसिफ अली जरदारी भी हैं, इनकी भी शुगर मिले हैं, चौधरी ब्रदर्स की भी शुगर मिले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि शहबाज शरीफ का बेटा खुद इस पूरे स्कैंडल में सामने आया क्योंकि उसकी भी शुगर मिले थी। तो ये कुल मिला करके ये एक पाकिस्तानी राजनीति का एक बड़ा जिसे आप कह सकते हैं कि एक गंदा पक्ष ये सामने आया। सब इस हमाम में सभी नंगे हैं, आप ये कह सकते हैं। अब चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जांच की रिपोर्ट रिलीज़ कर दी गई। मज़ेदार बात है कि जांच की रिपोर्ट रिलीज़ होने के 24 घंटे पहले जहांगीर तरीन को मौका दिया गया कि वो पाकिस्तान से भाग जाए, और वो अब जाके पश्चिम में कहीं बैठ गए। तो ये भी कहा जा रहा है कि साहब ये तो पहले लीक करके उन्हें बताया गया, उन्हें भगाया गया ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। बहरहाल हो सकता है इसमें इमरान खान की राय ना रही हो, उनकी सहमति ना रही हो कि जहांगीर तरीन को भागने में मदद की जाए। और जहांगीर तरीन के जो अंदरूनी स्रोत हैं सरकार के अंदर, जैसा मैंने कहा कि सरकार को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने उन्हें सतर्क कर दिया हो कि भाई अब वो उनके लिए दिक्कतें आ सकती, तो वो भाग गए हैं जहांगीर तरीन। अब जाहिर है कि भाई 10-20 साल के लिए टला। जैसे पाकिस्तान में बड़ी पुरानी परंपरा है कि सारे राजनेताओं के या तो दुबई में या लंदन में घर हैं, और वो जब मौका पड़ता है तो वो अपना इन घरों में से कहीं जा करके तब तक बैठे रहते हैं जब तक देश में स्थिति उनके अनुकूल ना हो जाए। तो जहांगीर तरीन भी चले गए। तो कुल मिला करके एक ऐसी स्थिति आई है जिस पर अब हमें बड़ी दिलचस्पी से निगाह रखनी हो चाहिए। इस कथा में आपको नज़र आया होगा कि हमारे देश में और पाकिस्तान में कैसी समरूपता है। ऐसा सब कुछ तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, और इसी तरह से लोग निकल जाते हैं जो ये सब करते हैं। तो आपको मेरा ख्याल है कि इसमें अच्छा लगा होगा। राय साहब ने बहुत ही ढंग से इस कहानी को और इसके जुड़े तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत किया। दूसरी कहानी पाकिस्तान से है, एक अमेरिकी महिला के बारे में जो आजकल सबसे बड़ा सेंसेशन बन गई है, सिंथिया रिची।
तो सिंथिया रिची एक नौजवान अमेरिकन महिला है जो पिछले 10 वर्षों से पाकिस्तान में रह रही हैं, लेकिन इधर उन्होंने कुछ ऐसे आरोप वहाँ के बहुत बड़े राजनेताओं के बारे में लगाए हैं जिसमें से एक पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने तो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में भी उनसे जुड़ा एक तथ्य सामने आया है, और इसके पहले एक वहाँ के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उनके बारे में तो उन्होंने कुछ ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं जिसको आप अभी राय साहब से सुनेंगे और आप जानेंगे कि वो उससे वहाँ क्या हो रहा है। फिलहाल उससे एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है पाकिस्तान में, और उस भूचाल के नतीजे क्या होंगे वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। फिलहाल तो आप इस कहानी से दो चार होइए, राय साहब आपको सुना रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो एक ही उपमहाद्वीप के अंग हैं, और आप इसे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि एक दूसरे से अलग हो जाने के बावजूद जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी राजनीति का पंख है, जो कीचड़ है राजनीति का, वो लगभग एक ही जैसा है। तो भारतीय राजनीति में भी अक्सर इस तरह की महिलाओं का जिक्र आता है। पाकिस्तान में अभी एक अमेरिकन महिला ने काफ़ी हंगामा बर्पा कर रखा है, और उसे देखते हुए मुझे अपनी राजनीति के समानांतर चेहरे याद आ रहे थे। बहरहाल जाहिर है कि इस समय कंपैरिजन करना इस चर्चा का उद्देश्य नहीं है, तो हम सिंथिया रिची के बारे में ही सोचें। सिंथिया रिची जिसके एक इंटरव्यू से वह हंगामा मचा हुआ, पहले तो उसने ट्वीट किए, उन ट्वीट से हंगामा मचा, उसके बाद उसका एक लंबा इंटरव्यू आया। फिर स्वाभाविक तौर से पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके नेता इसके निशाने की इज्जत में आए थे, उन्होंने अपना मोर्चा खोला, और पाकिस्तानी चैनल्स पे अगर यूट्यूब पे आप जाएं तो भरी हुई है सिंथिया रिची, और आप उस पर हमले किए जा रहे हैं। तो ये एक जिसे आप कह सकते हैं कि एक गंदगी और कीचड़ जो हमारे दोनों देशों की राजनीति से उत्पन्न होता है, ये उसकी उपज है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि सिंथिया रिची अमेरिकन नागरिक है, ये क्लेम करती है वो पाकिस्तान से उसे बहुत मोहब्बत है, पाकिस्तान में उसकी बड़ी दिलचस्पी है, और वो पाकिस्तान में ही ज़्यादा समय बिताती है, इस तरह का उसका क्लेम था। वो आई, अब ये एक फिर इसकी जांच भी हो रही होगी निश्चित रूप से, और इसकी होनी चाहिए कि इसमें अमेरिकन एम्बेसी तो शामिल नहीं थी, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी का भी इस कहानी में बार बार जिक्र आ रहा है। तो ये पाकिस्तान आकर के और बेनज़ीर भुट्टो के करीब हो गई, बेनज़ीर भुट्टो के एक पारिवारिक सदस्य की तरह इसे जाना जाने लगा। और अब जो आरोप लग रहे हैं उसमें ये भी हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को काम कराने के लिए ये एक अच्छा माध्यम बनती थी, बहुत से लोगों का काम इसने कराया। जाहिर है कि काम कराना जो है, अगर आप कोट अनकोट कहें, तो उसकी कीमत होती है। इसका जो ट्वीट जो सबसे ज़्यादा जिसकी वजह सारा विवाद शुरू हुआ, वो ये जो एक बड़ा ठेकेदार है, बिजनेस टाइकून है पाकिस्तान का, जिसकी बेटियों ने जा कर के अभी हंगामा कुछ 10 दिन पहले किया, एक लड़की को मारा पीटा, वो भी विवाहेतर संबंधों वाला मसला था, और फिर वो भाग गई है, और ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो उसमें इसने एक ट्वीट कर दिया कि तो पाकिस्तान में बड़ा स्वाभाविक है, और उसने बताया कि बीबी यानी बेनज़ीर भुट्टो के कुछ मामले वहाँ पर उसने सुनाए, ट्वीट के जरिए जाहिर किए, जिसमें एक मामला ये था कि बेनज़ीर ने एक बार अपने पति को, आसिफ अली जरदारी को, कुछ महिलाओं के साथ पकड़ लिया, तो उसने उनकी पिटाई भी की, और उन महिलाओं को अपने बॉडीगार्ड्स के हवाले कर दिया कि तुम इन्हें निपटा दो। इसी तरह का एक मसला इसने ट्वीट किया, जिसमें बेनज़ीर ने कभी आसिफ अली जरदारी को पकड़ा, तो आसिफ अली जरदारी ने इसको एक झापड़ मार, अपनी पत्नी को, पत्नी उसकी थी लेकिन थी तो देश के प्रधानमंत्री, बेनज़ीर भुट्टो को झापड़ मार दिया। उस पर बेनज़ीर भुट्टो के बॉडीगार्ड ने आसिफ अली जरदारी का हाथ तोड़ दिया, और जरदारी ने जब ये कहा कि ये मेरी बीवी है, यानी मेरा हक है इसको पीटना, तो उसने गार्ड ने कहा कि तुम्हारी बीवी होगी लेकिन मेरी तो वज़ीर आज़म है, तो मैंने भी अपना काम किया। बहरहाल ये सारे एनेक्डोट्स जैसे ही इनके ट्वीट में आए, वैसे ही पाकिस्तान में हंगामा मचिया, और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि पीपीपी के लोग इन पर टूटे। एक यूसुफ रजा गिलानी जो प्रधानमंत्री भी रहे आसिफ अली जरदारी के राष्ट्रपति काल में,
उनके बेटों ने कुछ मुकदमे भी किए या करने की धमकी दी। उसके बाद तो फिर जैसे जिसे आप कहते हैं पेंडोरास बॉक्स खुल गया। फिर इस महिला ने एक इंटरव्यू दे करके जो तत्कालीन जो आसिफ अली जरदारी के राष्ट्रपति काल में जो पीपीपी के गृह मंत्री, इंटीरियर मिनिस्टर थे, आंतरिक सुरक्षा मंत्री थे, रहमान मलिक, उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि उन्होंने अपने घर में बुला करके इसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने फिर यहीं तक नहीं, इस लड़की ने यहीं तक नहीं छोड़ा, उसने फिर प्रधानमंत्री यूसुफ रजा जिलानी पर भी आरोप लगाया कि वो ऐवान सत्र में यानी राष्ट्रपति भवन में उसके साथ उन्होंने अभद्रता की, शारीरिक अभद्रता की। एक दूसरे महत्वपूर्ण पीपीपी के मंत्री के खिलाफ भी यही आरोप लगाया। बहरहाल ये जो कीचड़ उछाले जा रहे थे, इनकी सत्यता परखने का जाहिर है कि कोई अवसर नहीं है, कोई आप कह सकते हैं कोई साधन हमारे पास नहीं है जिससे हम ये साबित कर सकें कि आरोप सही है या गलत है। लेकिन ये एक खास तरह की मानसिकता जो इस भारतीय उपमहाद्वीप में है, जहाँ स्त्रियों का एक विशेष उपयोग किया जाता है राजनीति में भी और आर्थिक अपने साम्राज्य खड़ा करने में भी, वो उसकी तरफ इशारा करता है। और पाकिस्तान में भी जितना मेरा पाकिस्तान को जो मेरी समझ है, मुझे पता है कि इसमें कोई बहुत कुछ नहीं होगा। ये एक जो जिसे आप कह सकते हैं कि एक उछाल की तरह, पानी के बुलबुले की तरह 2-4 दिन ये रहेगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। केवल इसमें एक नया गंभीर मोड़ अभी परसों आया है, जब ये कहा गया किसी दूसरे पत्रकार ने जो अपने को कहता है कि सिंथिया रिची का वो परिचित है, मित्र है, उसने ये कहा कि इमरान खान ने भी इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा था। तो अब ये भी इसके लिए आप कुछ नहीं कह सकते कि सच है या झूठ है, लेकिन बहरहाल ये आरोप लग रहे हैं, दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। जिन पुरुषों के खिलाफ आरोप लगाए गए उनमें ज़्यादातर या तो चुप है, खामोश है, या जिन्होंने ये कहा कि ये इतने तुच्छ और इतने गंदे और घृणित आरोप है कि इनका जवाब देना उनकी शान के खिलाफ है। बहरहाल फिर मैं कहूँगा कि हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, केवल हमें उस प्रवृत्ति की तरफ सोचना चाहिए जो दोनों तरफ है, हमारे यहाँ भी है और पाकिस्तान में भी है, जिसमें स्त्री का उपयोग किया जाता है। और बहुत सी स्त्रियाँ खुद भी अपना उपयोग इसलिए भी होने देती हैं क्योंकि उससे उनको बहुत सारे राजनीतिक और आर्थिक लाभ होते हैं। तो ये सिर्फ शुरुआत थी और हम लोग जैसा आपसे कहा कि हम बहुत सारे इस तरह के प्रयोग करेंगे और आपसे उसमें कमेंट्स और सलाह लेंगे कि उसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट करें, कैसे और अच्छा करें। तो आज के लिए इतना ही। पड़ोस आपके लिए हर हफ्ते हाजिर होता रहेगा और कभी कोई विशेष बात हुई तो हफ्ते से ज़्यादा भी बार आपके पास आएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।